नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका काफी बड़ा हाथ है। ये किसी से छुपा नहीं है, हमने साफ तौर पर देखा है कि जो आईएसआई के चीफ हैं वो वहां पर गए थे, मिले थे तालिबान के मेंबर्स के साथ और जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके बाद अनाउंस की गई थी। लेकिन उस गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत के पर्सपेक्टिव से निकल कर आई थी वो ये था कि जो हक्कानी नेटवर्क के बहुत सारे मेंबर्स हैं उसको भी शामिल किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट में। अब हक्कानी नेटवर्क भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके द्वारा काफी सारे अटैक्स भारत के ऊपर डायरेक्टली करने की कोशिश की गई है। चाहे अफगानिस्तान के अंदर जो हमारे एसेट्स हों उसके ऊपर तो लगातार उनके द्वारा अटैक किया गया है और यह साफ दिख रहा है कि इनकी वजह से भारत को आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हक्कानी नेटवर्क के ही मेंबर का आप देख सकते हो बयान, अनस हक्कानी प्रेजेस कॉन्करर महमूद गजनी फॉर डिस्ट्रॉइंग आइडल ऑफ सोमनाथ। ये सबको पता है कि किस तरह से जो महमूद ऑफ गजनी है या फिर महमूद ऑफ गजनवी भी आप कह सकते हो, वो 11वीं सेंचुरी के दौरान भारत में एंटर करता था और जो हमारे टेंपल्स थे उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता था। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल जो कि आज भी हमारे मेमोरीज में है वो है आपका सोमनाथ का टेंपल। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि किस प्रकार से अटैक किया गया था, सोमनाथ की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको रीबिल्ड कैसे किया गया और ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि तालिबान का जो लीडर है एक अनस हक्कानी, आपको कि एक प्रकार से मर्जी आप कह सकते हो, जिस प्रकार से सरकार बनी है वहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि तालिबान और हक्कानी इन दोनों में अब कोई डिफरेंस रह नहीं गया है। तो तालिबान का ये जो लीडर है अनस हक्कानी वो अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है, वहां पर आप देख सकते हो काबुल के सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर ये प्रोविंस है गजनी प्रोविंस, ठीक है, और उसी के नीचे यहां पर कंधार भी आप देख सकते हो। तो गजनी प्रोविंस में क्या है कि जो महमूद गजनी का टॉम्ब है वो आपको देखने को मिलता है और उसी टॉम्ब पर वो विजिट किया था और वहां पर उसने ये कहा अब मुस्लिम वॉरियर, मतलब कि उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, अब मुस्लिम वॉरियर हु स्मैश्ड द आइडल ऑफ सोमनाथ। इनफैक्ट यहां पर आप उसका ट्वीट भी देख सकते हो जब वो विजिट किया था 5 अक्टूबर को और उसने ये कहा टुडे वी विजिटेड द श्राइन ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी अ रिनाउंड मुस्लिम वॉरियर। और आप देख सकते हो उसका कहना था कि गजनवी एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम रूल इन द रीजन फ्रॉम गजनी एंड स्मैश द आइडल ऑफ सोमनाथ। तो ऐसा कहना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आजादी के बाद भी अगर आप देखोगे तो जो सोमनाथ टेंपल है उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद आपको देखने को मिलता है। जहां तक महमूद गजनवी का सवाल है, ये गजनवी डायनेस्टी का जो गजनविद डायनेस्टी था 1977 एडी से लेकर 1186 एडी में, उसका पहला रूलर था ये। और इसका अगर आप विस्तार देखोगे तो एक प्रकार से जो अफगानिस्तान हो गया, उसके उधर ईरान वाला हो गया और भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें, मतलब कि आप काबुल, उसके बाद लाहौर और जो पंजाब का कुछ एरिया है वहां तक आप कह सकते थे कि वो पूरा एक प्रकार से रूल करने की कोशिश करता था। मैं इसके बारे में और हिस्ट्री आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो सबसे मेन चीज है कि इसके द्वारा बहुत सारा इन्वेजन किया गया है भारत के अंदर मल्टीपल टाइम्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार आया है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था सोमनाथ का टेंपल। वो वहां पर आता था, वहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको लूट कर ले जाता था और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता था। तो अब सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि ये जो पर्सन है, ये जो अनस हक्कानी है, ये है कौन जिसने इसके बारे में ट्वीट किया। देखिए ये यंगेस्ट सन है अफगान मिलिट्री कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का, जिसने फाउंड किया था हक्कानी नेटवर्क को, उसका यंगेस्ट सन है ये। और हक्कानी नेटवर्क मैं आपको बताऊं तो इसने फाइट किया है दोनों को। सोवियत यूनियन जब यूएसएसआर एंटर किया था अफगानिस्तान में 1979 में और आगे चलकर यूएस 2001 में जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर, तो दोनों के प्रति इसने पूरी तरह से फाइट किया है हक्कानी नेटवर्क ने और स्पेशली भारत के ऊपर काफी ज्यादा प्रहार करने की कोशिश की गई है। अब इसका ब्रदर अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अनस हक्कानी का जो ब्रदर है वो इस समय अफगानिस्तान की सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर जिसको कहते हैं ना, सिराजुद्दीन हक्कानी। तो आप इसी से इंपॉर्टेंट समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस इस समय हो गया है उसका अफगानिस्तान के अंदर। फर्दर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए 2019 में क्या हुआ था, नवंबर 2019 में यहां पर स्वैप हुआ था, प्रिजनर्स का स्वैप हुआ था। 3 तालिबान के लीडर्स को रिलीज किया गया था अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा, क्योंकि जो तालिबान है
उसने यहां पर वेस्टर्न हॉस्टेजेस रख रखे थे, 2 वेस्टर्न हॉस्टेजेस। तो 2 के बजाय यहां पर 3 तालिबान के लीडर्स को रिलीज किया गया था। उसमें यह पर्सन था अनस हक्कानी। आगे चलकर क्या होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं यहां पर दोहा के अंदर, कतर के अंदर, आपको पता है बातचीत चलती है, एग्रीमेंट लाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था अनस हक्कानी। और जैसा कि मैंने बताया कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन आज के डेट में जिस तरह से इनका सरकार देखने को मिल रहा है, एक प्रकार से आप एक ही एंटिटी आप कह सकते हो, इनका गोल भी एक ही प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर महमूद गजनवी का जो रेड है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, और उसका जो रीबिल्ड किया गया था वो कैसे था। देखिए, कई सारे हिस्टोरियन, आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे यूपीएससी वगैरह के दौरान, बी.आर. अम्बेडकर, ए.एल. भशम, डब्ल्यू हंटर हो गए, रोमिला थापर की जो बुक है, उसमें सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि महमूद गजनवी उसने रेड किया था सोमनाथ टेम्पल में, स्पेशली 1026 एडी में। और थियरीज जो सजेस्ट करती हैं वो यही कहती हैं कि वो रूल करने नहीं आया था, उसका मेन मकसद था कि भारत में आओ, बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, वहां से उसको लूटो और चले जाओ और अपने साम्राज्य को चलाने की कोशिश करो। उसका कभी ऐसा नहीं था कि हाँ भारत में आके रूल करेंगे, लेकिन हाँ वो आता था, लूटता था, मारता था, डिस्ट्रक्ट कर देता था और चला जाता था। इनफैक्ट 1026 एडी वाला जो आपका रेड हुआ था उसमें यहां पर बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि उसकी जो कीमत अगर आप देखोगे तो 20 मिलियन दिनार देखने को मिलेगी। जो लूट कर वो ले गया था उससे 20 मिलियन दिनार के आसपास उसकी वैल्यू थी। उस समय आप समझ सकते हो कितना ज्यादा वैल्यू हुआ करता था होगा। इनफैक्ट ये जो महमूद गजनवी है वो यहां पर बेटा था फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी। ये जो पर्सन है सबुद्दीन, वो उसने फाउंड किया था गजनविद डायनेस्टी को, और उसी का ही ये बेटा था। और इसने बेसिकली क्या किया कि जो हिंदू राजा हैं, शाही राजा, उसको डिफीट कर दिया था। और उस समय हिंदू शाही राजा अगर आप देखोगे तो काबुल से लेकर जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्टर्न जो पंजाब है आपका, यहां पर ये रूल किया करते थे। तो उसने यहां पर उनको हरा दिया और इसलिए उसका शासन करीब आप कह सकते हो इधर आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि जो गजनविद रूलर्स थे वो क्या करते थे, बार बार आते थे भारत और यहां पर उधर उस टेंपल में अटैक करने की कोशिश करते थे जहां पर मूवेबल वेल्थ उनको देखने को मिलता था, सोने चांदी जवाहरात, इस तरह की जो चीजें देखने को मिलती थी वहां पर करते थे। अब हुआ क्या कि आफ्टर महमूद के रेड के बाद कई सारे जो हिंदू रूलर्स थे उन्होंने वापस से उसको बनाने की कोशिश की। जो सोमनाथ का टेंपल है उसको फिर बनाया। फिर क्या होता था कि बाकी जो रूलर्स थे गजनवी डायनेस्टी के वो भी आते थे, वो आकर फिर से उसको लूट कर लेके चले जाते थे। आगे चलकर यहां पर एक और पर्सन है अलफ खान, वो जनरल था खिलजी रूलर्स के अंदर, वो भी आता था और वो भी एक प्रकार से जो सोमनाथ का टेंपल है उसको डिस्ट्रॉय करके चला गया। इनफैक्ट आगे चलकर जो औरंगजेब है उसने भी डिस्ट्रॉय किया था सोमनाथ के टेंपल को। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि आजादी आते आते जो सोमनाथ का टेंपल है एक प्रकार से खंडहर जैसा उसका पूरा आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि बहुत ज्यादा एक तरह से पीड़ा थी स्पेशली भारत के लोगों के अंदर, क्योंकि उसकी बहुत महत्व है, राइट। और इसी की वजह से इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखिए तो जो डेप्यूटी पीएम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 13 नवंबर 1947 को प्रॉमिस किया कि ये जो सोमनाथ का मंदिर है इसको हम रीबिल्ड करेंगे। और इसको लेकर भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है। जवाहरलाल नेहरू और कई सारे लोगों की सरकार को दखल नहीं देना चाहिए इसमें, और जो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हैं उनके साथ भी कुछ मतभेद देखने को मिल रहा था। वो एक पूरा अलग मुद्दा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन फाइनली इसको इनॉग्रेट किया गया, रीबिल्ड करके इनॉग्रेट किया गया 11 मई 1950 को बाय प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और उन्होंने देखिए अपने जो स्टेटमेंट था उसमें यह लिखा था कि जो इस टेंपल के प्रति सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में आप देख सकते हैं रिबिल्ड करने के बाद बहुत ही भव्य देखने को मिलेगा। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत ही भव्य और काफी सुंदर ये टेंपल आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहां पर एक और पॉलिटिशियन काफी फेमस आपने सुना होगा के.एम. मुंशी के बारे में। के.एम. मुंशी ने भी कंट्रीब्यूट किया था इस टेंपल को, सोमनाथ टेंपल को बनाने के लिए, और 1922 में ही उन्होंने लिखा था अबाउट दिस पेन, मतलब जिस तरह से वो सिचुएशन हो गया था उस टेंपल का, अपने पेन के बारे में लिखा और ये कहा अ मॉन्यूमेंट ऑफ और ह्यूमिलिएशन एंड इनग्रैटिट्यूड। और वो कह रहे थे कि एक प्रकार का बर्निंग शेम है विच आई फेल्ट। जब मैं वहां पर मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था मुझे एक बहुत बड़ा शेम महसूस हुआ। जो उसके ब्रोकन पिलर्स थे, स्कैटर्ड स्टोन्स थे, वो कुछ कह रहे थे। तो उन्होंने भी इसको लेकर बनाने की कोशिश की। तो ये पूरी कहानी है सोमनाथ टेंपल को लेकर। लेकिन फाइनली यहां पर जो कंक्लूजन यहां पर क्या निकल कर आता है, एक तो यह है कि भारत की तरफ से क्या प्रक्रिया, मैं आपको बता दूं ऑफिशियली भारत की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और इसीलिए कई सारे जो मीडिया हाउसेज हैं, कई सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि भारत को बहुत कड़ी प्रतिक्रिया इस स्टेटमेंट को लेकर करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर कुछ लोगों का सोचना है कि जो भारत है उसका मेन कंसर्न यह है कि अफगानिस्तान के समय इस समय
एक टेरर नेटवर्क का हॉट बेड बनता जा रहा है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, राइट। और इसी की वजह से चिंता है कि कहीं ना कहीं उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भारत के अंदर ना फैलाया जाए थ्रू दिस हक्कानी नेटवर्क, और साथ में आईएसआई तो उनकी मदद करेगा ही करेगा। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। क्या इसी की वजह से भारत सरकार इसके ऊपर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पूरी कहानी थी सोमनाथ टेम्पल के बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, अभी हमने महमूद गजनवी के बारे में बात किया, तो महमूद गजनवी ने कई सारे जो रूलर्स हैं, चंडेला किंग्स हैं, उनको हराया था। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन से वो चंडेला किंग थे? चंडेला आपको पता होगा जो डायनेस्टी रूल की थी, वो करीब 10th सेंचुरी से लेकर 13-14 सेंचुरी तक आपको देखने को मिलेगा उनका जो रूल था। तो उसी समय की बात है करीब। कौन से चंडेला किंग को गजनवी ने नहीं हराया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।